देखिए भाई ध्यान से, लास्ट लेक्चर में बेसिक बेसिक थिंग्स हमने कंसिडर करी और डिस्कस करा उनसे रिलेटेड, जिसमें हमने आपका मेनली जो था आपका इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। ठीक है, इम्पल्स की बात करी थी तो हमने बोल दिया था सीधे सीधे कि भाई चेंज इन मोमेंटम जो होगा वही आपका क्या होगा, इम्पल्स होगा। और उसी के रेस्पेक्ट में हमने सेकंड लॉ भी पढ़ा था और साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट्स आपके कोलाइड करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उस सिचुएशन में आपको हमेशा स्टार्टिंग मोमेंटम के कंजर्वेशन से ही करनी है। आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना ही पड़ेगा, तभी आप फर्दर कैलकुलेशन कर पाएंगे। अभी इससे रिलेटेड पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ से। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए मैं यहाँ जितने नोट्स बना रहा हूँ यही यही रिवाइज करना है आपको। आप एक्स्ट्रा डाटा ना लें बिल्कुल भी, ये सफिशिएंट डाटा है, मिनिमम डाटा है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक को इजिली रिवाइज कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा मेन टारगेट है क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके लिए इतना ही सफिशिएंट है। चलिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो कहने के लिए तो बहुत आसान है, हर किसी को याद है क्या, कि फॉर एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं ए और एक बी, और ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, टकरा के एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर की तरफ चले आएंगे, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो लगने वाला फोर्स होता है, अगर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन वाइज लिखेंगे तो विद साइन निगेटिव, विद साइन निगेटिव, दैट इज एफ ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑन बी ड्यू टू ए। क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या कहता है स्टेटमेंट, कि फॉर एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिंपल है, लेकिन मेन थिंग इज दैट इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं। मैं एक एक करके पॉइंट डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, वी कैन नॉट प्रोड्यूस, वी कांट प्रोड्यूस अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स। भाई इसे कोई शिफ्ट ना करे प्लीज, अपने मोबाइल की स्क्रीन से व्हाइट बोर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। वी कांट प्रोड्यूस अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन नेचर। मैं क्लास ऑफ कर दूंगा अगर आपकी बार किसी ने करा तो, ठीक है। सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन नेचर, क्या कंडीशन है, हमने बोला कि वी कांट प्रोड्यूस ए सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन नेचर। फोर्सेस हमेशा कैसे प्रोड्यूस होंगे, एक्शन रिएक्शन के पेयर में। क्या, फोर्सेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या मतलब है इस लाइन का, इस लाइन का मतलब यह है कि सिंगल ऑब्जेक्ट से आपका, सिंगल ऑब्जेक्ट से आपका फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, वो हमेशा जब भी होगा तो पेयर में होगा। इसके अलावा जब दो बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड करेंगी तो उस सिचुएशन में टाइम लैग नहीं होगा। जब भी हम एक्शन रिएक्शन की बात करेंगे, दैट इज नो टाइम लैग, सो वी कैन नॉट से, जब टाइम लैग नहीं है तो हम क्या नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से दैट एक्शन इज कॉज, एक्शन इज द कॉज एंड रिएक्शन इज द इफेक्ट। क्या मतलब कहने का, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे से टकराए तो वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कराएगा तो कहीं से कहीं तक भी कॉज और इफेक्ट की बात नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर टाइम लैग नहीं होता, और टाइम लैग नहीं होता तो वो क्या सिर्फ और सिर्फ वहां पर क्या कहलाएगा, वो सिर्फ एक्शन रिएक्शन ही कहलाएगा। वहां पर कॉज ऐसा नहीं होगा कि भाई ए ऑब्जेक्ट के कारण बी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा, ऐसा कुछ नहीं, वो इक्वल और अपोजिट अमाउंट में होता है। तो केवल क्या रहता है आपका, एक्शन रिएक्शन के टर्म्स में रहता है। नंबर थर्ड, ये जो न्यूटन्स लॉ है ये एप्लीकेबल है ऑन बोथ द, बोथ द स्टेट्स
either at rest, either at rest or in motion, or in motion, and also applicable, and also applicable between bodies, between bodies which are not in physical contact, not in physical contact। क्या मतलब हुआ कहने का? तो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो एप्लीकेबल होगा बोथ द स्टेट्स आइदर एट रेस्ट, चाहे वो रेस्ट में ऑब्जेक्ट या आपका मोशन में हो, और साथ साथ एप्लीकेबल होगा बिटवीन बॉडीज विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर दो बॉडीज फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है तब भी उनके बीच में एक्शन रिएक्शन एग्जिस्ट कर सकती है। कोई एग्जाम्पल बताएगा इसका? अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि भाई एक्शन रिएक्शन कब होगी? जब इनका कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद में एक दूसरे से दूर की तरफ चले जाएंगे, दैट मीन्स ये फिजिकली कॉन्टैक्ट में आए। क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं रह सकते? बताइए जल्दी से। ऐसी कोई सिचुएशन जहां पर वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं रह सकते और तब भी आपका एक्शन रिएक्शन लगे? ठीक है, ठीक है। तो क्या कहने का, मान लीजिए एक चार्ज ये है पॉजिटिव क्यू चार्ज, एक चार्ज ये है पॉजिटिव क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच में भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा। इन दोनों के बीच में भी क्या लगेगा? इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा। तो हम क्या बोलते थे कि कुलाम्स लॉ इज ऑल्सो ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्लियर है इतना? इसके अलावा मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं उन दोनों के बीच में भी रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है आपका। नाउ एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन never cancel each other, never cancel each other because they act on two different bodies, on two different bodies। क्या मतलब कहने का हुआ कि एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कभी नहीं करेंगी क्योंकि वो दो डिफरेंट बॉडीज के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। सिंगल बॉडी पे न्यूटन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि सिंगल बॉडी के बीच में एक्शन रिएक्शन की कंडीशंस को हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो फाइनली एग्जाम्पल कर लेते हैं इसकी बात। एक्शन दो बॉडीज के बीच में जैसे हम चलते हैं तब भी एक्शन रिएक्शन एग्जिस्ट करती है आपकी, स्विमिंग के केस में भी। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है, क्या? रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट, इज फायर्ड फ्रॉम इट। ठीक है, ये सारे क्या केसेस हैं आपके जहां पर न्यूटन थर्ड लॉ प्योरली एप्लीकेबल है। इतने में किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। क्लियर है कंडीशंस? ये बेसिक कंडीशंस हैं, ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जो न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड है और जो आपके इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या बोला? वी कांट प्रोड्यूस ए सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन नेचर। हमेशा कैसे रहेगा? एक्शन रिएक्शन के पेयर में एग्जिस्ट करेगा फोर्स आपका। नो टाइम लैग, सो वी कैन नॉट से दैट एक्शन इज द कॉज एंड रिएक्शन इज द इफेक्ट। कोई भी किसी भी तरीके का टाइम लैग नहीं होता, तो हम क्या नहीं कह सकते कि एक्शन कॉज है रिएक्शन इफेक्ट है, इस तरीके की कोई बात नहीं कहेंगे। वो हमेशा क्या होगा? एक पेयर में एग्जिस्ट करेगा। एप्लीकेबल ऑन बोथ द स्टेट्स आइदर एट रेस्ट और इन मोशन, वो रेस्ट में भी एग्जिस्ट करेगा और आपका अगर ऑब्जेक्ट्स मोशन में भी तब भी आपका एप्लीकेबल होगा। एंड ऑल्सो एप्लीकेबल बिटवीन बॉडीज विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। कहाँ पर देख लिया हमने? जैसे हम देख सकते हैं रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर दो चार्जेस के बीच में या फिर मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। फिर है एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर। एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कभी नहीं करेंगी बिकॉज दे एक्ट ऑन बॉडीज, वो दो बॉडीज के बीच में एक्स करती हैं। एग्जाम्पल आ जाए वॉकिंग, स्विमिंग, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ देखिए ध्यान से, नेक्स्ट आते हैं। अब हम बात करते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक शब्द यूज करूंगा मैं बार बार, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या यूज करूंगा मैं? फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम?
मतलब सीधे सीधे मान लो कि अगर मैं कहूं एक ऐसा डायग्राम डायग्राम showing all external force या forces acting on an object is called फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहलाएगा वो आपका? फ्री बॉडी डायग्राम कहलाएगा। क्या है यूज इसका मैं बता देता हूँ आपको। अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे टॉपिक के साथ साथ, जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में या कोई वायर से कनेक्टेड हैं, उन सिचुएशंस में उनके द्वारा एक दूसरे पर फोर्स एग्जिस्ट कराया जाएगा, तो उसकी बात करेंगे हम। तो वैसी हर सिचुएशन में हमने क्या बोला, एक डायग्राम शोइंग ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस को जब हम एक डायग्राम के थ्रू अलग से बना के दिखाएंगे, तो उस डायग्राम के लिए हम शब्द यूज करते हैं क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। क्या यूज करते हैं हम? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है। नाउ इसमें एक स्पेशल पॉइंट है, नोट याद रखेंगे इसे, क्या कि टू फोर्सेस इन न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ never occur in the same free body diagram, same free body diagram. This is because a free body diagram, in short लिख देता हूं मैं, a free body diagram shows, क्या शो करता है? Forces act on a single object, on a single object, ठीक, and action reaction pair in Newton's third law always act on different object। क्या कंडीशन बोल दी? ये सीधे सीधे बोल दिया गया क्या कि अगर हम FBD की बात करें तो हमने पढ़ा क्या, फोर्सेस एक्ट होंगे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर। हमने पढ़ा है क्या कि टू फोर्सेस इन न्यूटन थर्ड लॉ नेवर अकर इन द सेम फ्री बॉडी डायग्राम। अगर न्यूटन लॉ की बात करेंगे, थर्ड लॉ की बात करेंगे, तो जो दो फोर्सेस होते हैं एक्शन रिएक्शन वाले, वो एक बॉडी डायग्राम पर आपको दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है वो क्या शो करता है? फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस होंगे उसे हम फ्री बॉडी डायग्राम में शो करेंगे। एंड एक्शन रिएक्शन पेयर इन न्यूटन थर्ड लॉ ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक्शन रिएक्शन वो क्या होती है आपकी? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? ठीक है। तो ये सारी जानकारी देने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जब एक कनेक्टिंग डायग्राम आता है और बच्चे को बोला जाता है कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि किस किस डाटा को शो करूं और किसको ना शो करूं। तो याद रखेंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर लो और उन पे लगने वाले सारे फोर्सेस को उस पर ड्रॉ कर दो। चाहे वो एक सिंगल फोर्स दो ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्ट कर रहा हो, तो आप उस पर भी पहले पे भी करो और दूसरे पे भी करो। तो इस तरह से आप फ्री बॉडी डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है। नाउ यहाँ एक और टर्म आती है जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसे बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं जिसे हम? नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैंने कहा प्लेन है, इस पे एक बॉडी रखी हुई है और इक्विलिब्रियम में है। बॉडी कैसे है? इक्विलिब्रियम में। तो इसका बॉडी का जो वेट होगा वो कहाँ काम करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। तो इस वेट को ओवरकम करने के लिए एक रिएक्शन इस पर ऊपर की तरफ लगेगी, एक रिएक्शन इस पर कहाँ लगेगी? ऊपर की तरफ लगेगी। हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि बॉडी कैसी है आपकी? बॉडी इन इक्विलिब्रियम। हम क्या बोल रहे हैं कि बॉडी कैसी है आपकी? इक्विलिब्रियम में है। देन उस सिचुएशन में जो नॉर्मल रिएक्शन है n प्लस जो उसका वेट है, नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। वेक्टोरियली बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू किसके आ जाएगी? माइनस ऑफ W के आ जाएगी। और जब मैं इनके मैग्नीट्यूड्स लूंगा तो मैग्नीट्यूड्स क्या हो जाएंगे? इनके इक्वल हो जाएंगे। और मैग्नीट्यूड इक्वल होने का मतलब क्या कि n किसके इक्वल आ जाएगा आपका? mg के इक्वल आ जाएगा। n किसके इक्वल आ जाएगा आपका? mg के इक्वल आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई?
ठीक है, अरे इतना सबको समझ में आ गया? ओके ओके ओके। नाउ अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बात करेंगे किसकी, इफेक्ट और एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट की। आपने 4 केसेस पढ़े, लेकिन कुछ अलग भी मिलेगा आपको यहाँ पर। अभी इसकी बात करेंगे हम, इफेक्ट और एपरेंट वेट, एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन लिफ्ट। ठीक है, क्या कंडीशन है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। केस फर्स्ट क्या कहेगा कि भाई एक लिफ्ट है मेरे पास इस तरीके से, एक काम करते हैं पहले थोड़ी सी लिफ्ट बना लेते हैं। फिलहाल 4 से काम चलाते हैं। देखो ध्यान से एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट, एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक व्यक्ति है, ये रहा, मान लेते हैं ये एक पर्सन है जिसका वेट कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड mg, और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ रहेगी, n अपवर्ड रहेगी। ठीक है, तो मैं नेमिंग एक पे कर देता हूँ, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। ये लिफ्ट है, ये आपका व्यक्ति है, ये इसका वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही है। केस फर्स्ट कहता है क्या कि द लिफ्ट if the lift is at rest, if the lift is at rest or moving uniformly, or moving uniformly, that is एक्सलेशन कितना है उसका 0, देन इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए ध्यान से, शुरुआत होती है हमारी कहाँ से, F इज इक्वल टू एम ए से। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए 0 है तो फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया, और जब फोर्स 0 हो गया तो नेट फोर्स कितना है वास्तव में आपका, नेट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, एट इज एन माइनस एम जी इक्वल टू 0, और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन एन किसके इक्वल आ गया आपका, एम जी के इक्वल आ गया, एन किसका आ गया आपका, एम जी के। तो अगर लिफ्ट आपकी रेस्ट में है और या फिर मूविंग है, यूनिफॉर्मली मोशन से मूव कर रही है, दैट इज उसका एक्सेलेरेशन कितना है, 0 है, तो उस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन एन किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एम जी के इक्वल हो जाएगा। केस नंबर सेकेंड, केस सेकेंड, इस बार सिचुएशन क्या है, ये व्यक्ति है आपका इस तरीके से, यहीं पर इस व्यक्ति का वेट कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड काम कर रहा है mg, और जो इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही है, और ये लिफ्ट ए एक्सलेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। क्या सिचुएशन है, इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग, एक्सेलेटिंग अपवर्ड्स, किस तरफ जा रही है आपकी, अपवर्ड डायरेक्शन जा रही है, तो नेट अपवर्ड फोर्स जो होगा, नेट अपवर्ड फोर्स ऑन मैन किसके इक्वल हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलेरेशन, किसके इक्वल हो जाएगा, m इंटू ए के, दैट इज n माइनस एम जी। नेट फोर्स कितना हो गया, नॉर्मल रिएक्शन माइनस वेट, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, किसके इक्वल हो जाएगा, एम ए के, तो यहाँ से n किसके इक्वल हो जाएगा आपका, m टाइम्स ऑफ g प्लस ए के, n टाइम्स ऑफ g प्लस ए के। ठीक है, ये n को ही हम वेट, एपरेंट वेट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसे हम, एपरेंट वेट। तो किसके इक्वल हो गया आपका एपरेंट वेट, m टाइम्स ऑफ g प्लस ए के, तो एक्चुअल वेट कितना आपका, mg, उससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर इस सिचुएशन में, एपरेंट वेट ज्यादा हो गया किससे, एक्चुअल वेट से, एपरेंट वेट ऑफ द लिफ्ट किससे ज्यादा हो गया आपका, एक्चुअल वेट से। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट दोनों के दोनों क्या थे, आपके बराबर थे, एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट दोनों के दोनों के बराबर थे। क्या ये दोनों केसेस सबको क्लियर हैं, बिल्कुल बताते हैं। देखिए केस वन के केस में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलेरेशन 0, या फिर लिफ्ट रुकी हुई है, दो केस हैं आपके, रुकी होगी तब भी एक्सेलेरेशन 0 होगा, यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा तब भी एक्सेलेरेशन 0 होगा। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है फोर्स लगने वाला जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, एम ए के इक्वल होगा। तो फोर्स तो कितना है, 0 लग रहा है, क्योंकि ए कितना है 0, तो एफ इक्वल टू 0 हो गया, और नेट फोर्स है कितना वास्तव में, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट कितना हो गया विद वेक्टर साइन, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, तो n माइनस एम जी किसके इक्वल हो गया, 0 के, और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आ गई, n इक्वल टू एम जी आ गया।
जो एन है वही क्या है, एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट mg के इक्वल आया, mg क्या है, एक्चुअल वेट। दोनों बराबर आ गए, ठीक है। ठीक है भाई। नाउ सेकंड वाले में क्या करा हमने, लिफ्ट जो है ए एक्सलेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, और जब ये ए एक्सलेशन से ऊपर की तरफ जाएगी तो उस सिचुएशन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम में अकॉर्डिंग टू न्यूटन। जो फोर्स है वास्तव में वो कितना है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज एन माइनस एम जी। किसके इक्वल आ गया आपका, एम ए के। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आ गई, एम टाइम्स ऑफ जी प्लस ए। जहां एन क्या हो गया आपका, एन हो गया एपरेंट वेट, और ये एम जी प्लस ए क्या हो गया आपका, आपका एक्चुअल वेट हो गया। इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है। बोलिए जल्दी से, जल्दी बताएं। ठीक है, नाउ केस थर्ड की बात करते हैं। देखिए वेट एम जी, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। केस थर्ड कहता है, स्पेशल है, कुछ नया है आपके लिए। क्या है, देखिए केस थर्ड, इफ द लिफ्ट, इफ द लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड्स, दैट मीन्स क्या, जा तो ऊपर ही रही है लेकिन क्या सिचुएशन शो कर रही है, रिटार्डेशन की सिचुएशन शो कर रही है। इसका मतलब कि जा तो ऊपर रही है लेकिन एक्सलेशन ए ना होके कितना है आपका, माइनस ए है। तो सिचुएशन वही बनेगी क्या, कि एन माइनस एम डी इसके इक्वल हो जाएगा एम टाइम्स ऑफ एक्सलेशन कितना, माइनस ए। ये कितना हो गया, माइनस के एम में, और ये कितना हो गया, एन माइनस एम जी। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन एन कितनी आ गई, एम टाइम्स ऑफ जी माइनस ए, इतनी आ गई। अब यहां से क्या पता चला, यहां से ये पता चला कि जो एपरेंट वेट है, एपरेंट वेट है वो किससे कम हो गया आपका, एक्चुअल वेट से। एपरेंट वेट किससे कम हो गया, एक्चुअल वेट से। इतनी बात सबको समझ में आई, इतनी बात सबको समझ में आई, बोलो जल्दी से। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी हो गई, जब आपकी रिटार्डिंग अपवर्ड्स की कंडीशन होगी। एक केस और देखते हैं, इसमें क्या सिचुएशन है कि भाई ये आपका पर्सन, वेट इसका कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड, नॉर्मल डायरेक्शन करेगी अपवर्ड। अब की बार ये ए एक्सेलेशन से डाउनवर्ड आ रहा है, केस नंबर 4। केस 4 क्या कह रहा है कि ए एक्सेलेशन से किस तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। तो जब ये ए एक्सेलेशन से डाउनवर्ड करेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका वेट डाउनवर्ड माइनस नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, एम के। यहाँ से जो एन होगा, सॉरी ए है यहाँ पर, एम ए के। तो यहाँ से जो एन होगा नॉर्मल रिएक्शन वो कितनी हो जाएगी, एम टाइम्स ऑफ जी माइनस ए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ जी माइनस ए हो जाएगी। ठीक है, यही क्या आ गया, उसका एपरेंट वेट आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एपरेंट वेट है फिर से क्या हो गया, कम हो गया किससे, आपका एक्चुअल वेट से। इससे कम हो गया एक्चुअल वेट से। ध्यान से देखें दो केसेस को, यहाँ पर देखेंगे तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, और यहाँ पर भी कितना है, एन इक्वल टू एम जी माइनस ए। तो दो सिचुएशन, अगर आप कहें कि लिफ्ट जो है ए एक्सलेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में रिटार्ड कर रही है, रिटार्डेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो भी आपकी सेम। और अगर वो ए एक्सेलेशन से डाउनवर्ड जा रही है तब भी आपकी सेम सिचुएशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, केस नंबर 4। नाउ आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए ध्यान से, केस नंबर 5। केस 5 कहता है आपका, इफ द लिफ्ट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड, लिफ्ट इज रिटार्डिंग किस तरफ आपकी, डाउनवर्ड। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो ध्यान से, ये आपका लिफ्ट, फिर से ये ऑब्जेक्ट या व्यक्ति जो भी बैठा है उसका वेट कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड, और इसका नॉर्मल एक्शन किस तरफ है, अपवर्ड है। ये नीचे की तरफ तो आ रही है लेकिन क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो माइनस ए लिया जाएगा। तो सिचुएशन क्या कहती है कि एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ माइनस ए। यहाँ से एन इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, एम ए प्लस एम जी। इसका मतलब क्या हो गया, कॉमन लेंगे, आपका m कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, g प्लस ए। ठीक, तो इस बार क्या हुआ, इस बार एपरेंट वेट जो है ज्यादा हो गया किससे, एक्चुअल वेट से। एपरेंट वेट किससे ज्यादा हो गया आपका, एक्चुअल वेट से। ठीक है,
तो ये आपकी बेसिक कंडीशंस हो गई किसकी, जब हमने लिफ्ट के 5 केस डिस्कस करे जिसमें आपके एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन के केस को भी इंक्लूड करा। ठीक है, नाउ एक स्पेशल केस एग्जिस्ट करता है आपका डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन के लिए। स्पेशल केस है किसके लिए आपका, फॉर डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन। डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन, जब मैं डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन की बात करता हूँ तो दैट इज जो हमारा केस नंबर 4 था उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें दो कैटेगरी एग्जिस्ट करेंगी। पहली, इफ द लिफ्ट इज फॉलिंग, if the lift is falling freely, if the lift is falling freely, it implies that its acceleration is equal to acceleration due to gravity। जब फ्री फॉल की कंडीशन होगी तो जो लिफ्ट का एक्सेलेरेशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा। और जो एपरेंट वेट निकाला था हमने डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन के लिए वो कितना है, m टाइम्स ऑफ g माइनस ए। जब ए और जी दोनों बराबर होंगे तो एपरेंट वेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये जब एपरेंट वेट जीरो हो जाएगा तो यही कंडीशन कहलाती है आपकी वेटलेसनेस की। किसकी कंडीशन कहलाती है ये, वेटलेसनेस की। तो अगर कोई पूछे आपसे कि वेटलेसनेस की कंडीशन कब फील होगी आपको, तो इस सिचुएशन में होगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप जो गोल गोल घूमने वाले झूले होते हैं उनके ऊपर बैठते हैं तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आपको फीलिंग आती है कि हल्का हल्का फील होता है, पेट में अजीब सा गुड़मुड़ फील होता है। तो वो मोर अप्रॉक्स इक्वल टू इस केस के है, इस केस के अप्रॉक्स। अभी वहीं आप ऊपर पहुंचे, लिफ्ट टूट गई, सडनली आप नीचे आ रहे हैं, तब उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया, जीरो जीरो हो गया सब कुछ। ठीक है, तो ये इसकी एक कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है इसकी, सेकंड कंडीशन क्या कहती है, इफ, एक सेकंड, ओके, इफ द लिफ्ट इज एक्सलेटिंग downwards with an acceleration which is greater than g। देखिए बहुत ध्यान समझना क्या कह रहा है, कंडीशन कह रही है कि अगर आपका लिफ्ट का एक्सेलेरेशन जो डाउनवर्ड मोशन कर रही है उसका एक्सेलेरेशन किससे ज्यादा है, जी से ज्यादा हो जाए। तो जब एक्सेलेरेशन ज्यादा हो जाएगा तो ये वो सिचुएशन होती है कि जिसमें जो व्यक्ति यहाँ था वो कहाँ जाएगा बेचारा, वो यहाँ पहुंच जाएगा। वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर जाएगा। ये आप सिचुएशन कहाँ देखते होंगे, मूवीज वगैरह में देखते होंगे कि वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, वो ऊपर जाके एकदम से चिपक जाते हैं। जब बस गिरती है हाई में तो उस सिचुएशन में आपका यही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर एक्सेलेट करती हुई कोई बस डायरेक्ट खाई में चल जाए तो उसका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाएगा। देन इस सिचुएशन में क्या होगा, द मैन विल मूव अप विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, विद रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट। ठीक है, एंड स्टिक टू द सीलिंग। कहाँ जाके चिपक जाएगा आपका, स्टिक टू द, जो उसकी सीलिंग होगी। क्लियर है इतना, ये दोनों स्पेशल केस क्लियर हो गए। तो एक सिचुएशन कहती है कि जब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आपका क्या हो, दोनों बराबर हो, तो उस सिचुएशन में आपकी एग्जिस्ट करेगी कंडीशन किसकी, वेटलेसनेस की। मतलब आपका वेट कितना होगा, अपरेंट वेट जीरो होगा। और दूसरी सिचुएशन कहती है कि जब आपका एक्सेलेरेशन किससे ज्यादा हो जाए, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा हो जाए, तो उस सिचुएशन में आपका जो व्यक्ति उसके अंदर होगा वो जो बेस पे था वहां से झाट के कहाँ पहुंच जाएगा, उसकी सीलिंग पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इतने में किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, सबको समझ में आया ये, बाकी सभी को क्लियर है इतना। ठीक है, तो ये आपके लिफ्ट के कुछ केसेस हो गए जिनमें हमने कुछ एक्स्ट्रा बातें भी जानी। बेसिक तो थिंग्स थी जो हमने जान रखी थी, पढ़ रखी थी पहले, कि भाई लिफ्ट ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फ्री फॉल होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगी। लेकिन उसके अलावा भी हमने रिटार्डेशन की कंडीशन को भी इंक्लूड करा, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो पर्टिकुलर ही प्रॉब्लम है अपने आप में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बिल्कुल थ्योरेटिकली बनते हैं, न्यूमेरिकली नहीं बनते। और इस प्रॉब्लम का नाम है बर्ड केज प्रॉब्लम। क्या नाम है इसका, बर्ड केज प्रॉब्लम।
देखिए ध्यान से, क्या है इसके सिचुएशन के अंदर, तो डाटा है जिसकी हेल्प से आपका जो प्रॉब्लम आती है वो उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक पिंजरा है, क्या है, एक आपके पास एक पिंजरा है कुछ इस तरीके से, और मान लेते हैं ये पिंजरा है, ये अटका हुआ है कहीं पे, और यहाँ पर इसके बॉटम पर एक पक्षी बैठा हुआ है। अब वो पक्षी कैसे बनेगा मुझे भी नहीं पता, लो मैं ऐसे बना देता हूँ हेलीकॉप्टर सा। ये क्या है, बर्ड है, इसकी चोंच सी हो जाएगी, इसकी पूंछ सी हो गई, ऐसे ऐसे मान लो, मान लेते हैं क्या है, एक बर्ड है, ठीक है, ये यहाँ पर बैठी हुई है। अब यहाँ से सिचुएशंस एग्जिस्ट करेंगी डिफरेंट डिफरेंट, क्या क्या सिचुएशंस एग्जिस्ट करेंगी। फर्स्ट कंडीशन, अगर मैं कहूँ ए बर्ड इज सिटिंग, ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द बेस इन एन एयर टाइट केज, आपका एयर टाइट केज है। नाउ आप क्या सिचुएशन एग्जिस्ट करेंगी, मान लो हमने क्या कहा भाई, एक बर्ड है जो एक कैच के, एयर टाइट कैच के बेस पर बैठी हुई है। नाउ इफ द बर्ड स्टार्ट फ्लाइंग, अगर ये क्या करे, उड़ना शुरू कर दे, तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस बनेंगी, ए बी सी। चलिए इसे सिचुएशन को जानने से पहले आपकी ज्ञान देख लेते हैं, आपको कितनी चीजें ध्यान में दे जाती हैं देखने पे। इस नदी या तालाब है, समुद्र है, आप देखते हैं वहां पे वाटर लेवल, या चलो तालाब ले लो, वाटर लेवल रेस्ट में है, और यहाँ एक लकड़ी का तिनका था, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पक्षी बैठा हुआ था। जैसे ही वो पक्षी उड़ता है, जैसे ही वो पक्षी यहाँ से उड़ रहा है, तो क्या वाटर लेवल पर कोई डिस्टरबेंस दिखाई देता है, क्या वाटर लेवल पर डिस्टरबेंस दिखाई देता है, बताइए जरा। कंडीशन को हाँ फिर से सुनिए, कंडीशन को फिर से सुन लीजिए जिन्हें समझ में नहीं आई, कि जैसे ही पक्षी उड़ेगा क्या वाटर लेवल जो है इस पर कोई डिस्टरबेंस दिखाई देगा, तो आपका जवाब आया हाँ। तो वो डिस्टरबेंस दो वजह से होगा। एक तो जिस चीज पर वो बैठा होगा, मान लीजिए यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा था, उसके ऊपर बैठा था, उस पर वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन लगाएगा, तभी वो अपने आप को ऊपर की तरफ पुल कर लेगा। ठीक, एक तो कंडीशन हो गई ये वाली, और दूसरी सिचुएशन क्या हो गई, हाँ हाँ वही तो बता रहा हूँ, एक तो हो गया वो फोर्स लगा के उड़ेगा, दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जब वो अपने पंखों को ऐसे ऐसे करेगा, तो यहाँ जो एयर प्रेजेंट होगी, यहाँ जो होगी एयर प्रेजेंट होगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, वो क्या लगाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल लगाएगी, वाटर की सरफेस पे फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, आपका डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से वहां पर भी क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। तो ये तो प्रॉब्लम थी जो मैंने आपसे यहाँ डिस्कस करी, जो पेपर में आई हुई है। अब हम बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम की, बर्ड केज प्रॉब्लम की। बर्ड केज प्रॉब्लम क्या कह रही है आपसे, वो कह रहा है कि भाई एक एयर टाइट केज है आपका, और उस एयर टाइट केज में एक पक्षी बैठा हुआ है उसके बॉटम पर, ठीक है, और हमने क्या बोल दिया कि इफ द बर्ड स्टार्ट्स फ्लाइंग देन, तो उस सिचुएशन में कुछ पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे। पहले क्या, वेट ऑफ सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट, वेट ऑफ सिस्टम विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज, सिस्टम के वेट में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा। कब, इफ बर्ड फ्लाई विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर बर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लाई कर रही है, उड़ रही है, तो उसमें उसका एक्सेलेरेशन जीरो होगा, और जब उसका एक्सेलेरेशन जीरो होगा तो उसके थ्रू लगने वाला फोर्स भी जीरो होगा, और जब उसके थ्रू लगने वाला फोर्स जीरो होगा, दैट मीन्स होल सिस्टम का वेट में किसी भी तरीके का कोई चेंज एग्जिस्ट नहीं करेगा। फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया सबको, बताइए जल्दी से, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट, कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से उड़ती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका एक्सेलेरेशन जीरो होगा, और एक्सेलेरेशन जीरो होगा तो लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, वेट ऑफ द सिस्टम, वेट ऑफ द सिस्टम
weight of the system will increase, will increase, weight of the system will increase, सिस्टम का वेट इंक्रीज होगा कब? if the bird if the bird flies with upward acceleration, with upward एक्सलेशन, अगर वो अपवर्ड एक्सलेशन से फ्लाई करे तो उस सिचुएशन में आपका सिस्टम का वेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और इसका जस्ट थर्ड स्टेटमेंट इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या? कि वेट ऑफ द सिस्टम, वेट ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, विल डिक्रीज कब? इफ द बर्ड, इफ द बर्ड flies with downward acceleration। कैसे? डाउनवर्ड एक्सलेशन। क्या सिचुएशन हुई देखो ध्यान से, उसने बोला कि अगर वो अपवर्ड एक्सलेशन से जाएगी तो वेट ऑफ द सिस्टम क्या होगा? इंक्रीज होगा। डाउनवर्ड से जाएगी तो वेट ऑफ द सिस्टम क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर ध्यान से सोचो तो ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लिफ्ट वाले केसेस की तरह ही लग रही सिचुएशंस, कि भाई नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो उसका वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा तो उसका होल सिस्टम का वेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से दो से तीन सिचुएशंस थी। इन तीनों सिचुएशंस में किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछिए जल्दी से। तीनों में से किसी भी कोई से भी पॉइंट को पूछना है तो पूछो जल्दी से, पूछिए भी जल्दी से। ये से क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि भाई पिंजरा जाएगा नहीं जाएगा। ये अभी तो हम केवल बर्ड को मूव करा रहे हैं, अभी हम किसे करा रहे हैं? बर्ड को मूव करा रहे हैं। ठीक है, पिंजरा आपका यहाँ पे टंगा हुआ है, या कह लो कहीं ऐसी लिफ्ट वाले, मैंने बोला ना देखो, लिफ्ट वाले से कंडीशन की बेस पर हम क्या बात कर रहे हैं? तीन सिचुएशंस हमने एग्जिस्ट कर ली। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगा सिस्टम, सिस्टम यहां तो हम क्या कर रहे हैं? बर्ड उड़ा रहे हैं बस केवल। अगर सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके सिस्टम के वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सिस्टम क्या है, इंक्रीज होगा वेट उसका कब? जब अपवर्ड एक्सलेशन से जाएगी। तो कहानी सिचुएशन ऑलमोस्ट लिफ्ट की तरह ही है कि भाई अगर पिंजरा ऊपर चला गया इसके साथ तो यही सिचुएशन एग्जिस्ट कर जाएंगी। जैसे आपका यहाँ था, देखो आ गया, ये आपकी देखो कंडीशंस। ए एक्सलेशन से अपवर्ड गया तो होल सिस्टम का वेट, एपरेंट वेट बढ़ गया। लेकिन यहाँ लिफ्ट अप, यहाँ व्यक्ति नहीं जाता था ऊपर की तरफ। उस कंडीशन में क्या है कि अंदर बैठने वाला पक्षी उड़ रहा है। ये आपका ऐसी है सिचुएशन, जब ये पक्षी उड़ रहा होगा ए एक्सलेशन से तो ये कोई ना कोई किसी भी ना किसी तरीके का फोर्स एक्सर्ट करा ही रहा होगा सिस्टम पे। और जब ये सिस्टम पे फोर्स एक्सर्ट करा रहा होगा तो उस सिचुएशन में उस सिस्टम का वेट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, नहीं व्यक्ति लिफ्ट में रहता है लेकिन व्यक्ति उड़ता तो नहीं है ना वहां पर। यहाँ सिचुएशन क्या हो रही है? यहाँ तो हम बर्ड को फ्लाई करा रहे हैं बस केवल। और जब बर्ड फ्लाई करेगी तो ऑब्वियसली किसी ना किसी तरीके का सिस्टम पर क्या एग्जिस्ट कराएगी? फोर्स एग्जिस्ट कराएगी। तो तीन सिचुएशंस लेनी हमने कि भाई अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से करेगी तो मैंने आपको सीधे सीधे बुलाया कि उसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? जीरो बर्ड का। और जब बर्ड का एक्सेलेरेशन ही जीरो तो किसी भी तरीके का फोर्स एग्जिस्ट कराएगी नहीं। अपवर्ड एक्सेलेरेशन से जाएगी या डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन से जाए, तो दोनों केस में एक्सेलेरेशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, और एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो फोर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपके सिस्टम के वेट में क्या होगा? चेंज होगा। और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्लियर है। अभी यही क्या प्रॉब्लम बन जाती है, अभी बनेंगी आगे प्रॉब्लम इस तरीके की कि भाई इस लिफ्ट में एक व्यक्ति को और बैठा दिया। अब वो व्यक्ति इस चीज को देख रहा है तो उसे क्या फील होगा? अभी हम कहां से, अभी हम पूरे सिस्टम को एक साथ देख रहे हैं। क्लियर है इतना सबको? बताइए जल्दी से। ठीक है, सभी को क्लियर है? चलिए ठीक है, तो ये हुई कंडीशन आपकी इसकी पॉइंट की। तो हमने बेसिक बेसिक क्या, लिफ्ट के ऑलमोस्ट केसेस और साथ ही साथ हमने
गैज प्रॉब्लम जो थी उसे डिस्कस करो।